आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस या सूत्री विभाजन। जो माइटोसिस या सूत्री विभाजन होता है, ये एक प्रकार का कोश का विभाजन होता है, सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मतलब होता है एक कोश का दो भागों में बढ़ जाती है। द डिवीजन ऑफ सेल कॉल्ड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि जो सेल होती है वो एक सेल दो भागों में बढ़ जाती है। और जो सेल डिवीजन होती है ये हमेशा मल्टी जो बहुकोश के जंतु होते हैं यूनिसेलुलर होता है, और जो मल्टीसेलुलर होता है उनमें ये सेल डिवीजन लगातार होता रहता है। हम लोग पढ़े दो प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवधारी होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टीसेलुलर होते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनका जो लाइफ होती है, ये उनकी जो सेल का जो है, जो उनका जो लाइफ साइकिल होती है वो उतने में ही रहती है, उनमें डिवाइडेशन नहीं होता। वो एक सेल से शुरू होती है, एक सेल में ही समाप्त हो जाती है, वो यूनिसेलुलर होते हैं। जो मल्टीसेलुलर वो होते हैं जो शुरुआत तो एक सेल से होती है। जैसे हम लोग जितने ऑर्गेनिज्म है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सबका जो शुरुआती इनिशियल स्टेज होती है वो जाइगोट होती है। और जाइगोट जैसे अगर हम मनुष्य के हिसाब से देखें तो जैसे जाइगोट से निर्माण होता है मनुष्य का, तो जाइगोट इज ए सिंगल सेल, एक प्रकार का एक कोश का होती, उसमें लगातार डिवीजन होता रहता है, लगातार डिवीजन होता रहता है। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस सेल डिवीजन। ये डिवीजन लगातार होता रहता है। बिलियंस ऑफ सेल्स, अरबों खरबों कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं, और ये कोशिकाएं लगातार बन करके हम लोग जानते हैं सेल से टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है, अंग बनता है, तंत्र बनता है, शरीर बनता है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। किसी का होती है? ये होती है सेल डिवीजन के कारण माइटोसिस। जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन, जितने मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने बहुकोश की जीवधारी होते हैं, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी में ये लगातार चलता रहता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि जीवधारियों में वृद्धि होती है, उनमें विकास होता है, और जो डिजेनरेशन होता है, जो टूट फूट होती है बॉडी में, शरीर में, वो टूट फूट की मरम्मत सेल डिवीजन के द्वारा, माइटोसिस द्वारा होता रहता है। नई सेल लगातार बनती रहती हैं, पुरानी सेल लगातार समाप्त होती रहती हैं। तो जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस को अपन सोमैटिक माइटोसिस भी कहते हैं। सोमैटिक सेल, ये महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। सोमैटिक सेल्स होती हैं और जेनेटिक सेल होती हैं। हिंदी में कहते हैं जनिक कोशिकाएं कहते हैं, और हिंदी में सोमैटिक सेल कहते हैं, कायिक कोशिकाएं कहते हैं। तो जो सोमैटिक सेल होती हैं, ये सोमैटिक सेल हमारे शरीर में जितनी सेल्स हैं वो सभी कोश जो सेल्स हैं वो सब सोमैटिक सेल्स हैं। और जेनेटिक सेल्स वो होती हैं जिनमें मियोसिस होता है, जिनमें जो गैमीट्स बनते हैं, जिनमें युग्मक बनते हैं, वो जेनेटिक सेल होती है। तो इसको सोमैटिक माइटोसिस भी कहते हैं। क्वेश्चन कभी कभी घुमा के आ जाता है कि सोमैटोमाइटोसिस क्या है। तो सोमैटिक माइटोसिस एक प्रकार का माइटोसिस ही है। इसमें भी जो है जो माइटोसिस होता है, उसी तरह से जैसे माइटोसिस पढ़ते हैं तो उसी को सोमैटिक माइटोसिस कहते हैं। सोमैटिक सेल वह सेल हैं जो हमारे जीवन तक सीमित रहती हैं, जिनमें हम अपने जीवन तक ही वो रहती हैं और जीवन के पश्चात समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट अगली जनरेशन में जो जेनेटिक सेल है वो जाती हैं, किसके द्वारा? स्पर्म द्वारा और ओवा द्वारा। तो ये जेनेटिक सेल हो गई, सोमैटिक सेल हो गई। तो सोमैटिक सेल शरीर के सभी सेल्स में होती हैं, और इन सेल का अस्तित्व हमारे जीवन तक रहता है, और इनमें जो है कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ये परिवर्तन अगली पीढ़ी में नहीं जाता। लेकिन जेनेटिक अगर सेल्स में परिवर्तन हो जाता है तो वो परिवर्तन अगली पीढ़ी में जाता है, उससे म्यूटेशन हो जाते हैं और अनेकों डिसऑर्डर हो सकते हैं शरीर में, चाहे ह्यूमन हो, चाहे प्लांट हो, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो। अब ये प्रोसेस जो होती है माइटोसिस, इसकी को सर्वप्रथम जो है डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। डब्ल्यू फ्लेमिंग वैज्ञानिक। और किसमें विभाज्योत की कोशिकाओं, अंग्रेजी में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, विभाज्योत की कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं एपिकल पार्ट ऑफ जो प्लांट होता है उसमें पाई जाती हैं और लगातार डिवीजन करती रहती है। इसके डिवीजन के द्वारा जो पौधों में ग्रोथ होती है, और ये रूट टिप पे, स्टेम टिप पे या टिप पर पाई जाती हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनमें ये डिवीजन समान रूप से पाया जाता है। लेकिन माइटोसिस, जितनी सोमैटिक सेल सभी में ये पाया जाता है। तो जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में होता क्या है कि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती हैं, और दोनों सेल में
जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है, और उनमें जो एक सेल से दो सेल बनती है, दोनों सेल शेप, साइज, स्ट्रक्चर में समान होती है। रचना, आकार, आकृति में समान होती है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पेरेंटल सेल एंड डॉटर सेल। जो मातृ कोशिकाओं में और पुत्री कोशिकाओं में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो समान होती हैं माइटोसिस में। ठीक है, तो माइटोसिस में क्या होता है कि माइटोसिस जो है एक सेल से दो सेल बनती हैं, दोनों सेल जो बनती हैं वो रचना, आकार, आकृति समान होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। जितने मातृ गुणसूत्र, जो मातृ कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, उतने गुणसूत्र डॉटर सेल्स में लगातार होते रहते हैं। तो ये जो माइटोसिस डिवीजन होता है ये दो प्रोसेस में होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होता है, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो कैरियोकाइनेसिस होता है। और कैरियोकाइनेसिस एक लंबी प्रोसेस होती है और ये कई स्टेप में पूरा होता है। जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें सबसे पहली स्टेज आती है कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, उसके पहले इंटरफेज आती है। इंटरफेज में क्या होता है, सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करती है इंटरफेज में। और सबसे पहले आती है प्रोफेज। प्रोफेज जो सेल है, अगर हम कोई सेल का न्यूक्लियस देखें तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिन जाल में पाए जाते हैं। और जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होता है तो वो जो क्रोमैटिन जाल है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। और जो प्रोफेज स्टेज होती है ये स्टेज काफी बड़ी होती है। और इस स्टेज में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमैटिन जाल होता है वो सिकुड़ने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, अगले स्टेज में जो केंद्र कला होती है, पहले केंद्र का धीरे धीरे डिजनरेट होती है, फिर केंद्र कला समाप्त हो जाती है। और इसके पश्चात जो लेट प्रोफेज होता है, केंद्र कला केंद्र का दोनों समाप्त हो जाता है। तो जो प्रोफेज स्टेज होती है सबसे लंबी स्टेज होती है। इसके पहले इंटरफेज अवस्था होती है। इंटरफेज अवस्था में जो सेल होती है अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करती है। और जो पहली स्टेज प्रोफेज होती है, प्रोफेज में जो क्रोमैटिन जाल है, जो केंद्रक जाल है, केंद्र के अंदर जो जाल होता है जिसे क्रोमैटिन जाल कहते हैं, वो क्रोमैटिन जाल पेंडेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, कंडेंस होने लगती है। और धीरे धीरे सिकुड़ने के पश्चात जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, केंद्र का हम कहते हैं, केंद्र का जो है केंद्र के अंदर केंद्र का पाई जाती है। केंद्र का खोज सर्वप्रथम फोंटाना ने की थी। और सामान्य रूप से एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस केंद्र का होती है, लेकिन एक्सेप्शनली प्याज में 4 केंद्र का होती है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद मिडिल प्रोफेज में क्या होता है, धीरे धीरे न्यूक्लियोलस केंद्र का जनरेट होने लगती है। और इसके पश्चात लेट प्रोफेज में केंद्र कला केंद्र का डिजनरेट हो जाती है। इसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज जो होता है वो प्रोफेज के पश्चात स्टेज होता है। ये स्टेज छोटा होता है। और इस स्टेज में क्या होता है, अगर एनिमल सेल है, ध्यान समझेंगे, अगर एनिमल सेल है, यहाँ हम लोग प्लांट सेल, अगर एनिमल सेल है तो जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल 2 भागों में डिवाइड होने लगेगा और वो स्पिंडल फाइबर बनाएगा, स्पिंडल तंतु बनाएगा। और स्पिंडल तंतु दोनों अपोजिट पोल में धीरे धीरे चले जाएंगे। और इसी में गुणसूत्र के जो स्पिंडल तंतु हैं, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाएंगे। सेंट्रोमियर हम लोग कल पढ़े थे। सेंट्रियोल जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है उसी में ये जो स्पिंडल तंतु से जुड़ जाएंगे और उसी के द्वारा ये मूव कराएंगे। तो मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि जो सेंट्रियोल होता है, जो सेंट्रियोल होता है 2 भागों में बढ़ जाता है। इसमें एनिमल सेल में बढ़ जाता है और स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। और इसी स्पिंडल फाइबर में जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर होते हैं वो उसमें अरज जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। और इसी के द्वारा स्पिंडल तंतु ही मूव कराते हैं इसको, क्रोमोसोम को। जो सेल के अंदर पहले क्रोमोसोम स्कैटर्ड थे, छितरे हुए थे, और जो स्पिंडल तंतु थे, स्पिंडल तंतु उसमें जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। सेंट्रोमियर ये होता है, ऊपर पढ़े थे, ये होता है सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, इसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। तो जो सेंट्रोमियर की प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन है, इसी सेंट्रोमियर के प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन से
स्पिंडल तंतु जुड़ जाते हैं और ये स्पिंडल तंतु इसको क्रोमोसोम को मूव कराते हैं, गति कराते हैं। और मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, जो कंडेंस हो चुके हैं प्रोफेज स्टेज में, वो सेल के बीचों बीच आ जाते हैं, सेल के भूमध्य रेखा में आ जाते हैं। सेल के इक्वेटोरियल जो प्लेट होती है, भूमध्य रेखा होती है, बीचों बीच आ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं और इसी अवस्था में इनका स्टडी करते हैं। अगर हमें क्रोमोसोम का अध्ययन करना है तो मेटाफेज स्टेज में अध्ययन करें, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं और इस अवस्था में गुणसूत्रों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, वहां से गुणसूत्र दो भागों में डिवाइड होने लगते हैं और जो स्पिंडल तंतु हैं उनको अपोजिट पोल की ओर ले जाने लगते हैं। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम दो भागों में टूट जाते हैं। कहाँ से टूटते हैं, सेंट्रोमियर से टूटते हैं और अपोजिट पोल में विपरीत ध्रुव की ओर स्पिंडल तंतु उनको खींच ले जाते हैं। इस प्रकार एनाफेज स्टेज में दो सेट क्रोमोसोम के बन जाते हैं, यू के या एल के आकार के या वी के आकार के। इसमें जो है गुणसूत्र दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। और एनाफेज स्टेज क्या होती है, अगर हम लोग जब मियोसिस पढ़ें, मियोसिस स्टेज में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसी स्टेज में हाफ होते हैं, आधे होते हैं। लेकिन क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे, इसलिए गुणसूत्र 20 से 2 भागों में टूट करके अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं एनाफेज स्टेज में। एनाफेज आता है, टीलोफेज आता है। जो टीलोफेज स्टेज होती है, टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, एनाफेज के बाद होती है और टीलोफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम थे, अभी हम लोग देखे थे क्रोमोसोम कंडेंस हो गए थे, सिकुड़ गए थे क्रोमोसोम। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो क्रोमोसोम थे, जो क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, हिंदी में केंद्रक कला बन जाएगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन टीलोफेज स्टेज, टीलोफेज अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पुनः निर्माण हो जाएगा। ठीक, इसके पश्चात ये न्यूक्लियोलस ये केंद्र का भी डिफॉर्मेशन हो जाएगी, दोबारा बन जाएगी। और महत्वपूर्ण चीज क्या होगी, जो स्पिंडल तंतु थे, स्पिंडल फाइबर थे, वो स्पिंडल तंतु डिजनरेट हो जाएंगे क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। स्पिंडल तंतु काम क्या था, स्पिंडल तंतु काम ये था कि वो क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की ओर ले जा रहे थे, लेकिन ये अपोजिट पोल की ओर ले गए और इनका काम खत्म हो गया। इस प्रकार से ये जो है समाप्त हो जाएंगे। और टीलोफेज स्टेज में क्या होगा कि दोनों पोल में एक एक न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। जो क्रोमोसोम कंडेंस थे वो क्रोमोसोम दोबारा नेट लाइक स्ट्रक्चर, ये जाल पर परिवर्तित हो जाएंगे, केंद्रक कला बन जाएगी, केंद्रिका बन जाएगी और दोनों ध्रुवों पर, दोनों पोल पर एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा। इसके पश्चात क्या होगा, बीच में टीलोफेज स्टेज में ही बीच में सेल प्लेट बनने लगती है और धीरे धीरे सेल प्लेट बनने के पश्चात अब आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, अभी हम लोग कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे थे। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दो भागों में एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, हम लोग देख रहे हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, दो भागों में बंट जाता है और एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है। दोनों सेल रचना, आकार, आकृति में समान होती है। और ये जो माइटोसिस अवस्था होती है, जो माइटोसिस सेल में होता है, ये लगातार सेल में चलता रहता है। अब आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल होता है किस तरह से जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, किस तरह से उसमें डिवीजन होता है और इसमें कई स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है जीवन स्टेज होती है। जीवन स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें सेल अपने आप को ग्रोथ करती है और विकास करती है। इसी अवस्था में जो डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है, उसके अनेक प्रकार के एंजाइम, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं जिससे डीएनए का निर्माण हो जाए। और इसके पश्चात आता है जीवन के स्टेज पर आता है एस स्टेज आता है। एस स्टेज में क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए मुख्य रूप से सिंथेसिस, इसलिए इसको एस स्टेज कहा गया, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए बनता है, डीएनए के पश्चात जो उसके पश्चात उसी से डीएनए का डबलिंग होता है, जिसे हम लोग
इसके पश्चात डीएनए निर्माण पर ऐसा अवस्था में डीएनए निर्माण उसके बाद आता है G2 स्टेज आता है। G2 स्टेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो जाते हैं और इस प्रकार से सेल जो है दो भागों में डिवाइड होने के लिए काफी हद तक तैयार हो जाती है। फिर आता है एम स्टेज आता है। एम स्टेज में क्या होता है, माइटोटिक स्टेज में कई स्टेज होती है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज रेटिकुलम होता है और इस अवस्था में न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाता है और फिर साइटोकाइनेसिस स्टेज आती है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार से सेल डिवीजन की लगातार माइटोसिस लगातार होता रहता है। अब माइटोसिस का महत्व क्या है, इसका जो है सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है माइटोसिस का। माइटोसिस में जितने मल्टीसेलर एनिमल हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या होता है कि सेल में लगातार टूट फूट होती रहती है, डिजनरेशन होता है, टूट फूट होती रहती है और उस टूट फूट या मरम्मत के लिए नई सेल का बनना जरूरी है। जो नई सेल बनती हैं वो लगातार माइटोसिस के द्वारा बनती रहती हैं और इससे क्या होता है कि जो सेल बनती रहती हैं तो नई सेल बनती रहती हैं, पुरानी नष्ट होती रहती हैं, जिससे जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहता है। और जितने जो प्लांट होते हैं, प्लांट हम लोग जानते हैं उसमें लगातार ग्रोथ होती रहती है। तो ग्रोथ इसलिए होती रहती है कि उसमें माइटोसिस लगातार चलता रहता है और जंतुओं में तो कुछ समय पश्चात रुक जाता है, जिसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। एजिंग होता है, एक सेंसनेंस होता है, जीर्णावस्था कहते हैं। सेंसनेंस स्टेज में क्या होता है कि जो है जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, इसे जीर्णावस्था कहते हैं। और इसी पश्चात एजिंग होता है। एजिंग होता है जंतु में होता है, उसमें जो है उसका उत्तर है या अर्थ है एजिंग का, ये डिफिनीजन है मृत्यु की ओर अग्रसर होना। जो सेल्स होती हैं धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं, इसी को एजिंग कहते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, माइटोसिस के द्वारा लगातार सेल डिवीजन होता रहता है और बिलियंस ऑफ कोशिकाएं लगातार जीवधारियों में बनती रहती हैं। इसी के द्वारा अनेक प्रकार के जो है बहुकोशिकीय जंतु शरीर का विकास होता है। जैसे अगर मनुष्य के हिसाब से देखें तो हम लोगों का जीवन एक सेल से शुरू होता है, जाइगोट से। जाइगोट निर्माण किससे होता है, जो दो जो जेनेटिक सेल होती हैं या सेक्स सेल्स होती हैं, जिसको हम लोग गैमेट्स कहते हैं। स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, दोनों में किसी फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है, एक्सटर्नल बाहर होता है। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट पश्चात फिर लगातार जैसे जाइगोट बनता है लगातार उससे माइटोसिस शुरू हो जाता है और बिलियंस ऑफ कोशिकाएं, अरबों कोशिकाएं बन जाती हैं और जिससे जो है जीवधारी के शरीर का निर्माण होता है। और ये माइटोसिस लगातार चलता रहता है और इसी के द्वारा जो है जीवधारियों में जितने जीवधारी हैं सभी में वृद्धि होती है और उनमें विकास होता है, उनके शरीर का आकार बढ़ता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कल हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे।